एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 002 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमें देखने को मिले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। एमपी 001 की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन 1 में हमें रियलिस्ट अप्रोच के बारे में बताना है। फर्स्ट है रियलिज्म एज अ थ्योरी डील्स इन एक्सप्लेन सिक्योरिटी इशू एंड गिव ओपिनियंस। जो रियलिज्म की थ्योरी है वो सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात करती है और अपने ओपिनियंस देती है। हॉब्स, मॉर्गन, मैकियावेली एंड थुसिडाइड्स कुछ सेवरल थ्योरिस्ट है रियलिज्म की थ्योरी के। रियलिज्म इज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल रियलिज्म एंड रियल पॉलिटिक। रियलिज्म को पॉलिटिकल रियलिज्म और रियल पॉलिटिक के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू थुसिडाइड्स राइटिंग। रियलिज्म इज ग्राउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट। इसके जो ओरिजिन है वो हमें थुसिडाइड्स की राइटिंग्स में मिलते हैं। रियलिज्म दो चीजों के ऊपर बेस करता है, पहली है पावर पॉलिटिक्स और सेकंड है नेशन के इंटरेस्ट के बारे में। रियलिज्म आर्ग्यू नथिंग इज अबव द स्टेट, द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट इज अनचैलेंज्ड। देखिए, जो रियलिस्ट थ्योरी जिनकी है ना, उनका मानना है कि स्टेट सबसे सुपीरियर है, स्टेट से बड़ा कोई नहीं है। तो ये कहते हैं, रियलिज्म आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट से ऊपर कोई नहीं है और इसकी सुप्रीमेसी इतनी है कि कोई स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकता। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म की दो थ्योरीज दी गई हैं। पहली है क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म के हमें कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स मिलते हैं जैसे कि हॉब्स, मॉर्गन और कैर। न्यू रियलिज्म के हमें कुछ थिंकर्स मिलते हैं जैसे कि केनेथ वॉल्स। आई नो आपको अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, अब जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं इसमें क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के बारे में। हम एक पॉइंट क्लासिकल रियलिज्म का लेंगे, फिर उसको काउंटर करते हुए ही न्यू रियलिज्म है, फिर हम उसको देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिकल रियलिज्म का, स्टेट नेचर इज सेल्फिश लाइक ह्यूमन। जो क्लासिकल रियलिस्ट है ना, वो कहते हैं कि स्टेट का जो नेचर है, एक राज्य का जो नेचर है वो सेल्फिश है, ह्यूमंस की तरह। ऐसा ही इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो एक स्टेट है, जो एक राज्य है, वो किससे मिलकर बना है? ह्यूमन से। और जो ह्यूमंस होते हैं वो सब सेल्फिश होते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं और उन्हीं सेल्फिश लोगों से मिलकर एक स्टेट बना है, तो एक स्टेट का नेचर भी सेल्फिश होता है। न्यू रियलिज्म क्या कहता है? वो कहते हैं कि स्टेट्स नेचर इज नॉट सेल्फिश, दिस इज बिकॉज ऑफ द एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। जो न्यू रियलिज्म है वो कहते हैं कि स्टेट का नेचर सेल्फिश नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, उसका जो नेचर है वो एनार्किक है, अराजक है। सो बेसिकली है क्या कि जो क्लासिकल रियलिस्ट है ना, वो कहते हैं एक स्टेट सबसे सुप्रीम होता है, एक स्टेट सबसे बड़ा होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी स्टेट्स है ना, वो एक दूसरे से ज्यादा पावर मैक्सिमाइज करने पे लगे हुए हैं। वो सब हर स्टेट चाहता है कि मैं खुद में बड़ा बनूं, या मैं खुद में सबको मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि सामने सबको मैं डोमिनेट करूं। जो नियरिज्म वाले के हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा जो हर स्टेट है वो अपनी पावर इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि सेल्फिश लोगों से मिलकर बना है, या फिर स्टेट जो है वो सेल्फिश है। न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट इसलिए अपनी पावर मैक्सिमाइज करने की बात करता है क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वो एनार्किक है। एनार्किक का मतलब होता है अराजक। एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। सो न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं स्टेट का नेचर सेल्फिश नहीं है। ऐसा इसलिए है, स्टेट इसलिए अपनी पावर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, पावर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो पूरी दुनिया में हर चीज देखे। ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है ना, तो इसलिए हर स्टेट अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, अपनी सिक्योरिटी खुद देखता है, सेल्फ हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल रियलिज्म ठीक है, कहते हैं कि स्टेट का जो नेचर है वो सेल्फिश है, उसके ह्यूमंस की तरह। न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट सेल्फिश नहीं है, वो तो इंटरनेशनल सिस्टम का जो नेचर है वो एनार्किक है, इसलिए ऐसा है। क्लासिकल रियलिज्म वाले बात करते हैं एनालिसिस इन इंडिविजुअल लेवल ह्यूमन नेचर। ये क्योंकि ह्यूमंस के सेल्फिश होने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। न्यू रियलिज्म वाले इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए वो ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, उनका जो एनालिसिस है वो ग्लोबल लेवल पर है। नेक्स्ट है बेस्ड क्लासिकल रियलिज्म इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल थ्योरी। जो क्लासिकल रियलिज्म है वो ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और जो न्यू रियलिज्म है वो मॉडर्न और
साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। क्लासिकल रियलिज्म में कहते हैं कि जो एक स्टेट है उसका एंड गोल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि एक स्टेट का जो एंड है ना, जो एंड गोल है वो है कि ज्यादा से ज्यादा पावर को मैक्सिमाइज करना। वही जो न्यो रियलिज्म वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं, एक स्टेट का जो मेन गोल है वो पावर हासिल करना नहीं है, वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना है, वो सिक्योरिटी बढ़ाना है। हमें किसी लड़ाई थोड़ी करने जानी है जो हम पावर मैक्सिमाइज करेंगे, हमें क्या करनी है, हमें सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करनी है। क्लासिकल रियलिज्म वाले कहते हैं सपोर्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पावर को। अब देखिए ये आपके रिसेंट जो अभी जून में एग्जाम हुआ है उसमें शॉर्ट नोट आया था, तो बैलेंस ऑफ पावर होता क्या है। रियलिज्म, ये जो क्लासिकल रियलिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि एक स्टेट ए है और स्टेट बी है, दोनों ही स्टेट एक दूसरे से ज्यादा पावर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक डर है। जो स्टेट ए है वो सोचता है कि अरे स्टेट बी बहुत पावरफुल है तो मेरे चुप रहने में फायदा है, तो वो फियर की वजह से चुप रहता है। स्टेट बी सोचता है कि स्टेट ए पावरफुल है तो मैं चुप रहता हूँ। तो एक दूसरे को पावरफुल समझ के ये दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो चुप है, फियर में है, डर में है। तो एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो रखा है, तो ये इंश्योर करते हैं बैलेंस ऑफ पावर को। लेकिन जो न्यू रियलिज्म वाले हैं वो बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो ये बैलेंस ऑफ पावर है कोई स्टेट नहीं मेंटेन करता, ये इंटरनेशनल सिस्टम मेंटेन करता है। क्लासिकल रियलिज्म, स्टेट इज द सुप्रीम एंड द बिगेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। क्लासिकल रियलिज्म के लिए स्टेट सबसे सुप्रीम और बड़ा एक्टर है। न्यू रियलिज्म बात करता है इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, वो कहता है इंटरनेशनल सिस्टम सबसे मेजर और इन्फ्लुएंशियल पावर है। शॉर्ट में देख लेते हैं। क्लासिकल रियलिज्म वाले कहते हैं स्टेट का नेचर सेल्फिश है क्योंकि उसके लोगों का नेचर सेल्फिश है। ये बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ये जो थ्योरी है वो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बेस्ड है। स्टेट का जो एंड गोल होता है वो ज्यादा से ज्यादा पावर मैक्सिमाइज करना होता है। ये इंश्योर करते हैं बैलेंस ऑफ पावर को, कि दो स्टेट है आपस में दोनों डर के रहेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा। और ये कहते हैं स्टेट सबसे सुप्रीम और बिगेस्ट एक्टर है पूरे वर्ल्ड में। इसी के ऑपोजिट है न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं स्टेट का नेचर सेल्फिश नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम में ही कुछ एनार्किक नेचर है, अराजक है, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए सभी स्टेट को अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ती है। ये बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, मॉडर्न और साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये कहते हैं जो स्टेट का एंड गोल है वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन है और बैलेंस ऑफ पावर को इंटरनेशनल सिस्टम इंश्योर करता है, ना कि स्टेट, और इंटरनेशनल सिस्टम ही मेजर और इन्फ्लुएंशियल पावर है। आई नो क्वेश्चन 1 थोड़ा बड़ा हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती थी, ताकि अगर अलग अलग आपसे वो क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पॉइंट्स हो कि आप एग्जाम में लिख के आए। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द न्यू लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अगेन यहाँ पे भी एक अप्रोच पूछी गई है जो कि है न्यू लिबरल अप्रोच। स्टार्ट करते हैं। जॉन लॉक इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिबरल थिंकर। जो जॉन लॉक हैं उसको फर्स्ट लिबरल थिंकर माना गया है, उसको उनको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, जब हम लिबरलिज्म या लिबरल की बात कर रहे हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की या फ्री की। लिबरल जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से फ्री है, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, उनके राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो न्यू लिबरलिज्म स्टार्ट करते हैं। दिस इज दैट ह्यूमन नेचर एंड स्टेट आर बोथ कोऑपरेटिव बट आर थ्योरीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है और जो स्टेट है वो दोनों ही कोऑपरेटिव है। न्यू लिबरलिज्म की जो थ्योरी है ना, वो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच लगेगा न्यू रियलिज्म का। स्टार्ट करते हैं। They say that human nature and state are both cooperative, but our theory is not based on individual. Our analysis is global way of analysis. ये कहते हैं क्योंकि देखो न्यू लिबरलिज्म से पहले एक और थ्योरी आई है जो कि है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल्स के राइट के बारे में और उनके फ्री के बारे में बात करते हैं। न्यू लिबरलिज्म ग्लोबल लेवल पे बात करता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारी जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल नहीं ग्लोबल वे पे एनालिसिस की गई है। लिबरलिज्म का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है एक इंडिविजुअल का वेलबींग करना। न्यू लिबरलिज्म का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है पूरे वर्ल्ड का वेलबींग करना। दिस इज दैट वी डू नॉट नीड एनी बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। ये कहते हैं हमें कोई बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी की जरूरत नहीं है। व्हेन होल वर्ल्ड लिव इन पीस एन इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली एंजॉय देयर पीस। ये कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो किस लिए दी गई थी,
शांति के लिए कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा तो समाज में शांति बनी रहेगी, पीस बना रहेगा, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। न्यू लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि हमें समाज में पीस रखने के लिए, शांति रखने के लिए कोई बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत नहीं है। जब हम पूरे वर्ल्ड में ही शांति देखेंगे, पूरे वर्ल्ड को पीस में देखेंगे, तो एक इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली अपने पीस को एंजॉय करेगा। दे वांट टू मेक सच पॉलिसीज व्हिच कैन मेक पीस इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की जगह हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए या ऐसी गवर्निंग बॉडीज बनानी चाहिए जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में शांति लेके आए। अकॉर्डिंग टू देम, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड लॉयल्टी कंट्रीब्यूट्स इन कॉर्पोरेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग पीस। इनके ये मतलब बोलते हैं कि अगर पीस चाहिए ना, समाज में शांति चाहिए, तो वो कॉर्पोरेशन से आ सकती है। और कॉर्पोरेशन कैसे होगा? जब म्यूचुअल इंटरेस्ट बनेगा और लॉयल्टी रहेगी। न्यू लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि आज के टाइम पे ना जो देश है या जो स्टेट्स है वो आपस में कॉपरेट करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जो स्टेट्स है वो एक दूसरे को लेके लॉयल नहीं है, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे नहीं बात करते हैं, और इनको डर रहता है कि सामने वाला स्टेट धोखा ना दे दे, कि मैं उसके साथ मिलके एक जो स्टेट ए है वो स्टेट बी के साथ मिलके सारी पॉलिसीज बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, पॉलिसीज के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल गवर्नमेंट के बारे में, और स्टेट बी उसको धोखा दे दे। तो यही जो डर है, इसी से जो है पीस नहीं मेंटेन हो पाता। तो ये कहते हैं अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट बनेगा और लॉयल रहेंगे तो कॉपरेशन हो सकता है, जिससे शांति लाई जा सकती है। टारगेट ऑफ न्यू लिबरलिज्म इज अ वेलबींग ऑफ होल वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा था कि लिबरल बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, न्यू लिबरल बात करते हैं पूरी दुनिया के बारे में। 3 थ्योरीज गिवन बाय न्यू लिबरलिज्म। 3 थ्योरी दी गई है। पहला है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इन विच दे मेक ग्लोबल बॉडीज व्हिच मेंटेन्स पीस। फॉर एग्जांपल, जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है उसमें ये कहते हैं कि हमें ग्लोबल बॉडीज बनानी चाहिए जो कि पीस को मेंटेन करेंगी, और उन सबको ना डोमेन में बांट देना चाहिए। जब सबको अपना अपना काम दे दिया जाएगा तो फिर जो लड़ाई है वो नहीं होगी। हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में आपके बहुत सारे कजन्स एक साथ बैठे हैं, आपको लगता है कि वहां लड़ाई हो सकती है सबके बीच में, तो वहां पे जो भी आपके घर की सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि आपके दादा दादी या मम्मी पापा जो भी हैं, वो सबको अगर अलग अलग काम बांट दें कि तुम किचन का देखो, तुम शॉपिंग का देखो, तुम टीवी देखो, तुम खेलो और तुम सो जाओ, तो वहां पे कोई लड़ाई नहीं होगी। सेम ऐसे ही जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इसमें ये कहते हैं कि हमें ऐसी ग्लोबल बॉडीज बनानी चाहिए और उनको ना अपना अपना डोमेन दे देना चाहिए कि सब अपना अपना काम करो, तो हर चीज के ऊपर सबका ध्यान रहेगा और शांति बनी रहेगी। जैसे कि यूएन का काम क्या है? पीस को मेंटेन करना। आईएमएफ क्या करता है? इकोनॉमीज को बूस्ट अप करता है। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। डब्ल्यूटीओ ट्रेड को रेगुलेट करता है, और डब्ल्यूएचओ में हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। सेकेंड है लिबरल इंटरनेशनलिज्म, दे एंश्योर डेमोक्रेसी इन होल वर्ल्ड टू मेंटेन पीस। लिबरल इंटरनेशनलिज्म में ये कहते हैं जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आ जाएगी, लोकतंत्र आ जाएगा, तो हर जितने भी देश हैं सब में जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो सबके पास एक एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो अपने देश को चलाने में ध्यान देगी, तो इससे भी पीस मेंटेन होगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं लिबरल कंज्यूमरिज्म, जिसमें ये कह रहे हैं दे वांट टू प्रमोट एमएनसीज, एनजीओज, फ्री ट्रेड, अपलिफ्ट प्राइवेट सेक्टर्स, free flow of labor, and they want to make sure the relation between state actor and non-state actor will be improved. थर्ड में ये कह रहे हैं लिबरल कंज्यूमरिज्म में कि एमएनसी, एनजीओ, फ्री ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, मतलब कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ मिला दिया जाए। जब वो कॉर्पोरेशन से काम करेंगे तो अच्छा है, मतलब पीस मेंटेन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। हमने पहले रियलिस्ट अप्रोच देख ली, फिर हमने न्यू लिबरलिज्म की बात करी, अब हम करेंगे मार्क्सिस्ट की बात। आंसर करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ जब भी हम मार्क्स की बात करें, मार्क्सिज्म की बात करें, मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें, तो हमें बस इतना देखना है कि जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, वो सिर्फ फोकस करते हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। वो कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी को। वो कहते हैं स्टेट या इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। किसके बीच? अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच। जहाँ पे जो अपर क्लास होती है उसको वो कैपिटल क्लास बोलते हैं और लोअर क्लास को वो लेबर क्लास बोलते हैं।
उनके हिसाब से जो अपर क्लास होती है वो एक्सप्लॉइट करती है किसको, लेबर क्लास को, और यहीं से क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है, समाज में बंटवारा हो जाता है। अब इसी चीज को ये इंटरनेशनल सिस्टम में लेके गए हैं। स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिज्म इज अ सोशल, political and economic philosophy named after Karl Marx. It is the only theory which is named after a thinker. देखो मार्क्सिज्म ना एक ऐसी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, और ये इकलौती ऐसी थ्योरी है जिसको किसी थिंकर का नाम दिया गया है। इट फोकस ऑन द क्लास रिलेशनशिप एंड क्लास स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस। द होल थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन, देखो मैंने भी बताया था ना कि ये बात करते हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में दो क्लासेस के बीच। पहली ये कहते हैं बुर्गीज क्लास, बुर्गीज जो क्लास होती है वो होती है कैपिटलिस्ट क्लास, अपर क्लास, और दूसरी होती है प्रोलेटरेट यानी कि वर्कर क्लास और लेबर क्लास। इंटरनेशनल सिस्टम इज हाईली डोमिनेटेड बाय ग्लोबल कैपिटल सिस्टम। मार्क्स कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो हाईली डोमिनेटेड है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा। ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वहां पे जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना, सिर्फ उनकी ही चलती है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज बेस्ड ऑन द पावर रिलेशनशिप। पावर रिलेशनशिप इज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। देखो जब किसी एक के हाथ में ज्यादा पावर दे दी जाती है ना, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वहां जो दूसरी क्लास है फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाता है। Major focus of Marxist theory is that the capitalist countries trying to shape the international relation and international system as per their own economic benefits. Marxist theory का जो मेजर फोकस है वो ये है कि कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल सिस्टम को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए शेप करना चाहती है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज चाहती है कि जैसा मैं कहूँ सब वैसा करें अपने फायदे के लिए, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हिम लेबर्स कंडीशन इज सेम इन एवरी कंट्री, स्टेट एंड सोसाइटी, एंड एवरीबडी नीड टू कोलैबोरेट एंड रेज देयर वॉइस एट इंटरनेशनल अरेना अगेंस्ट कैपिटलिज्म। जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है आईआर को लेके, वो इस चीज के ऊपर बेस है कि ये कहते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वो एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। मतलब जो लेबर्स है ना, वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी टेरिटरी में हो, किसी भी कंट्री में हो, पूरी दुनिया में सभी लेबर्स की लमसम सेम ही सिचुएशन है, तो उन सबको कोलैबोरेट करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए इंटरनेशनल एरेना में। किसके खिलाफ? कैपिटलिज्म के खिलाफ। एन इंटरनेशनल क्लास फॉर्म्ड हु इज फेसिंग कॉमन चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। एक इंटरनेशनल, सभी जो लेबर है ना पूरी दुनिया के, सबको मिलना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, डिस्कस करके आवाज उठा के एक इंटरनेशनल क्लास बना लेनी चाहिए। ऐसी क्लास जो कि कॉमन चैलेंजेस को फेस कर रही है, कॉमन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को फेस कर रही है, जैसे कि लो वेजेस, सरप्लस वैल्यू, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक्सप्लॉइटेशन और करप्शन। जो लेबर क्लास होती है, या तो उनसे लंबे समय तक काम कराया जाता है, फिर जो उनकी वेजेस होती है, जो दिहाड़ी होती है, वो भी उनको कम दी जाती है, कभी कभी दी भी नहीं जाती। कोई अगर बहुत पावरफुल गुंडा माफिया टाइप का कोई ओनर है किसी चीज का और वहां पे काम करा रहा है लेबर से, तो उसकी मर्जी, वो नहीं देगा, एक्सप्लॉइट करेगा, है ना। तो सबको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सो जो अल्टीमेट गोल है ना मार्क्स का, वो है इज टू यूनाइट ऑल लेबर क्लास एंड एंड ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन। सो इन शॉर्ट जो मार्क्सिस्ट हैं वो चाहते हैं जितने भी लेबर हैं पूरी दुनिया में सब मिले, बैठे, बातचीत करें, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और इंटरनेशनली जाके इस चीज के बारे में आवाज उठाएं कि हमें कम दिहाड़ी मिलती है या हमें ज्यादा टाइम तक काम कराया जाता है, करप्शन होता है और एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये थी मार्क्स की थ्योरी कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में लेके एट इंटरनेशनल एरेना। क्वेश्चन 4 है डिस्कस द लिंकेज बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है उसके बारे में। सो जब हम एक क्वेश्चन को सिंपल पढ़ते हैं ना, तो देखो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, बट जब हम इसको तोड़ लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमें ये आसान लगता है। जैसे कि हमें इसमें क्या करना है, लिंक के तो बताना है, किसके बारे में? डेवलपमेंट क्या होती है? उन्नति, है ना, मॉडर्न फॉर्म्स को यूज करके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट क्या है? हमारा वातावरण, उसके प्रोटेक्शन को लेके तो बात करनी है। अब इन दो चीजों को लिंक कैसे कर सकते हैं, वो हम आंसर में देखते हैं।
According to UN, development means that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज के टाइम पे चीजों को इस तरीके से यूज करो तुम्हारी नीड्स भी पूरी हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल खामखा जो कुछ लोग हैं वो गाड़ियां ले लेके निकल जाते हैं रील्स बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए या फिर ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए। तो वो जो गाड़ियां लेके निकलते हैं उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है ना, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है। और क्या होता है, और वो लोग पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं जिससे क्या हो रहा है, पेट्रोल और डीजल कम होते जा रहे हैं और कम होते जाएंगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल जैसी जो चीजें हैं, इन्हें बनने में 1000 लाख साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं ना, और हम लोग इसका खामखा में यूज करते रहेंगे। तो पहली चीज तो जब ये कम हो जाएंगे तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि इतने लंबे टाइम में ये चीजें बनती हैं और हम इनका कंजप्शन इतना कर देंगे कि हम इसको बहुत ही लो लेवल पे पहुंचा देंगे, तो बेचारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो उनको ये चीजें देखने को मिलेंगी नहीं, वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो इलेक्ट्रिक चीजों में ही रह जाएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, जो कि यूएन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब है कि अपनी जो चीजें, जो तुम्हारी नीड्स है उनको तुम फुलफिल करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में थोड़ा सोचो भाई, उनके लिए भी कुछ छोड़ दो, है ना। देयर आर बेसिक रिसोर्सेज विच एंश्योर अवर लाइफ एंड प्लैनेट विच इज, देखो कुछ बेसिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट पे हमारी जो लाइफ है उसको इंश्योर करते हैं। इन चारों के बिना हम कैसे जी सकते हैं। फर्स्ट है लैंड, जगह, दूसरी है वाटर, एयर और फॉरेस्ट। एनवायरमेंट डू नॉट हैव बाउंड्रीज, ये कह रहे हैं कि देखो जो एनवायरमेंट होती है ना उसकी कुछ बाउंड्रीज नहीं होती है। अगर हम कहें कि बस एक पर्टिकुलर जो रीजन है उसके अंदर हवा चल रही है, दूसरे के अंदर है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। एनवायरमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं उनकी बाउंड्री नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और फॉरेस्ट, बल्कि ये नेचुरल तरीका है। देखिए ये कह रहे हैं एनवायरमेंट डू नॉट हैव बाउंड्रीज, एयर, वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट आर द नेचुरल वे टू बाइंड पीपल टुगेदर। जो वाटर है, एयर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, ये नेचुरल वे है लोगों को एक साथ रखने का, लोगों को यूनाइट रखने का, और इसी को हम खराब करे जा रहे हैं। आइडेनिकली इंडीड, वास्तव में देखा जाए तो, दैट दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर मैनकाइंड, but due to some dilemma in the system, only some taking benefits from it, and it is misused by various nations in the name of development. एयर, वाटर, लैंड और फॉरेस्ट, ये सारी चीजें हमें फ्री में मिली है, मतलब जब तक हम जाके दुकान पे एक पानी की बोतल ना खरीदे तब तक तो हमें सारी चीजें फ्री में मिली है ना। लेकिन जो कुछ नेशंस है ना वो इन रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए कि वो इन चीजों को हार्म पहुंचा रहे हैं, इन चीजों को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट नेशंस इन डेप्थ डिस्ट्रॉय देयर एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। डेवलपमेंट की आड़ में जो बहुत सारे देश है वो हमारे नेचर को, कुदरत को खत्म करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रेटन्स, देखिए सबसे बड़ी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप होती है लोगों को वहां से घर छोड़ना पड़ता है। आसपास के जो ओशियन वगैरह होते हैं और जो लेक होती है, रिवर होती है, कहीं ना कहीं वो भी उससे अफेक्ट होती है ना। छोटी छोटी जो पॉन्ड, जो लेक्स होती है, पॉन्ड हो गए, लेक हो गई, रिवर्स हो गई, फॉरेस्ट हो गया, लोगों के घर हो गए, कितने सारे लोगों को सफर करना पड़ता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रेट करता है लैंड, वाटर, ओशियन, लेक, पॉन्ड और फॉरेस्ट लाइफ को। मेनी पीपल हैव टू लॉस जियोग्राफिकल लोकेशन बिकॉज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है डेवलपमेंट के नाम पे। होता क्या है कि तुम हमें ये जगह दे दो, हम तुम्हें इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे देंगे और हमें यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ रही है। हालांकि होता वही है, वो लोग फिर भटकते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है द क्लब ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जो नेचुरल एसेंशियल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। द क्लब ऑफ रोम प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट 1964 कॉल्ड लिमिट्स टू ग्रोथ। 1964 में क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसको उन्होंने बोला था लिमिट्स टू ग्रोथ, कि कुछ लिमिट लगा दो अपनी, जो तुम ये डेवलपमेंट कर रहे हो ना इस पे। विच सेंट वार्निंग सिग्नल्स टू द एम्बिशियस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डेवलपमेंट प्लानर।
और ये रिपोर्ट एक वार्निंग सिग्नल था किसके लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट और डेवलपमेंट प्लानर्स के लिए। जैसे कि अगर आप भी दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेट्रो बन रही है बहुत ज्यादा, अंडरग्राउंड भी और वैसे भी, और बहुत सारे फ्लाईओवर्स वगैरह भी बन रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो काटे गए हैं, जो सर्विस लाइंस हैं, सर्विस रोड्स हैं, उनका हिस्सा ले लिया गया है, बहुत सारी छोटी छोटी जो दुकानें थी वो तोड़ी गई हैं। तो कितनी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया है जस्ट मेट्रो निकालने के लिए। तो ये क्या है, मेट्रो एक डेवलपमेंट ही तो है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों की दुकानें ली गई हैं, सर्विस रोड ली गई है, और जो आपकी दुकानें, सर्विस रोड और जो पेड़ तोड़े गए हैं, वो तो एनवायरनमेंट का थ्रेट है ना, वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। सो इसलिए क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट ने 1964 में वार्न किया था कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट और डेवलपिंग प्लानर्स हैं, थोड़ा अपनी ग्रोथ पे लिमिट लगाओ। Many conferences were taking place in the social and economic sphere such as population, housing. देखो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस की जाती है सोशल इकोनॉमिक स्फीयर्स के ऊपर, पॉपुलेशन के बारे में, हाउसिंग के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में, सोशल डेवलपमेंट और फूड के बारे में। सो अब हम देखते हैं, हाँ क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। सो इन शॉर्ट में देखते हैं आंसर 4 में क्या बताना था हमें, हमें लिंक बताना था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट का। तो हम इसका लिंक कैसे बताएंगे कि ये जो एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे नेशंस, इंडस्ट्रीज, कंट्रीज, स्टेट, ये लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं, एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिटिकली एनालिसिस द फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच की। तो फेमिनिस्ट तो नाम से ही पता चल रहा है ना मैं कि जो विमेन्स के बारे में बात करता है। स्टार्ट करते हैं। फेमिनिज्म इज द एडवोकेसी ऑफ राइट्स ऑफ विमेन। जो फेमिनिज्म है उसमें हम बात करते हैं विमेन्स के राइट्स के बारे में। इट एक्सप्लेन दैट विमेन हैव बीन डिसएडवांटेज कंपेयर टू मेन बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की। जो फेमिनिज्म है उनका, ये जो फेमिनिस्ट है उनका ये मानना है कि विमेन्स के साथ ऐसा इसलिए होता है, उनको डिसएडवांटेज इसलिए किया जाता है मेन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो सिस्टम है ना हमारा स्टेट का या इंटरनेशनल, वो पेट्रियार्की के ऊपर बेस्ड है। पेट्रियार्की क्या होता है, पैतृक समाज, जहाँ पे मेन को ज्यादा हाई पोजीशन पे रखा जाता है एज कंपेयर टू विमेन। पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस थ्रू विच मेन डोमिनेट एंड एक्सप्लॉइट विमेन। तो इनके हिसाब से पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो मेन होते हैं वो विमेन को डोमिनेट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। इनका जो व्यू है ना वो बेसिकली मेन को लेके काफी रेडिकल है। इनके हिसाब से जो मेन है वो सिर्फ एक्सप्लॉइट और डोमिनेट करने के लिए बने। आगे बढ़ते हैं। द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन्वॉल्व स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल लीगल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, ये किस लिए हुआ था, जो इन्होंने स्ट्रगल किया था पॉलिटिकल लीगल राइट्स के लिए। जैसे कि जो वोटिंग का जो राइट है वो विमेन्स को सफरेज मूवमेंट्स के बाद मिला था ना, मेंस को तो ऑलरेडी मिला हुआ था लेकिन विमेन्स को उसके लिए भी मूवमेंट करना पड़ा था। तो जो भी फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं वो विमेन्स के इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेके, उनके राइट्स को लेके, उनकी लिबर्टी, इक्वालिटी को लेके, सबको लेके किया जाता है। Patriarchy is a system of social and power relationship where men dominate and control women. It is present in all institutions from family to state, state to international relation to the world. तो अगर हम छोटे लेवल पे बात करेंगे ना तो भी फेमिनिज्म वही है, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो भी फेमिनिज्म वही है, क्योंकि जो फेमिनिस्ट है ये कहते हैं कि जो पेट्रियार्की का जो सिस्टम है ना वो एक घर से शुरू होता है, एक फैमिली से शुरू होता है, फैमिली से स्टेट पे जाता है, स्टेट से इंटरनेशनल रिलेशन, और पूरे वर्ल्ड में सेम सिस्टम फॉलो हो रहा है। हर कोई जो मेन है उसको ये मानते हैं कि वो विमेन को डोमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके हाथ में सारी अथॉरिटी होती है, ऐसा फेमिनिस्ट का मानना है। फर्स्ट स्टेट मेन आर नेचुरल सिटीजन। देखिए ये फर्स्ट स्टेट नहीं है, ये 4 स्टेट्स लिखा है, आई एम वेरी सॉरी, इतनी सारी मिस्टेक्स हैं। So first state, men are natural citizen, but women have had to fight for their rights. The women got right to vote only after the long struggle by the women's movement. अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेन्स है, मेन को एक नेचुरल सिटीजन माना जाता है। जैसे ही वो 18 के हुए, एक मतलब पहले के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही वो एक एज पे आते थे उनको वोटिंग का राइट मिल जाता था, बट विमेन्स को राइट नहीं मिला बहुत टाइम तक वोट देने का। इन लोगों ने काफी मूवमेंट करा,
और आखिरकार सफरेज मूवमेंट का रिजल्ट आया कि विमेन्स गॉट देयर राइट टू वोट, और विमेन्स ने भी वोट देना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है स्टेट डिवाइड टू कैटेगरीज। देखिए इन्होंने स्टेट की ना दो कैटेगरी डिवाइड, मतलब सॉरी स्टेट ने ना दो कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, ऐसा फेमिनिस्ट का मानना है। ये कहती हैं कि फॉर मेन इट्स आर्मी एंड पुलिसिंग एंड फॉर विमेन इट्स टीचर, हेल्थ वर्क एंड क्लरिकल सपोर्ट। ये कहते हैं कि मेन को लेके जब भी हम बात करते हैं ना तो हम सोचते हैं आर्मी या पुलिसिंग या जिसमें भी जो फिजिकल वर्क है वो ज्यादा हो, क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है ना, इनको पावरफुल माना जाता है। जब भी हम बात करते हैं विमेन के बारे में तो हम कैसी बात करते हैं, टीचर है ना, टीचर कितनी होती है 8 to 2 8 to 1 की जॉब होती है। हेल्थ वर्कर या क्लरिकल सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो भी ऐसी जॉब्स होती है जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है, ऐसा स्टेट ने डिवाइड किया हुआ है, ऐसा फेमिनिस्ट का मानना है। Men get job with high pay and salary, but women have to do struggle for the pay, and this is not bound in one country. This is all about whole world. ये कह रहे हैं जो मेन है उनको जॉब मिल जाती है आसानी से, हाई पे भी मिल जाता है, हाई सैलरी भी मिल जाती है, बट भैया विमेन्स को इतनी आसानी से नहीं मिलता, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है नॉर्मल पे के लिए भी, ठीक है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरी वर्ल्ड की बात है, एक कंट्री की नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। फेमिनिस्ट सेज दैट दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस इंटरनेशनली। ये कह रहे हैं कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है ना, मेन और विमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, कोई एक जगह में बाउंड नहीं है। फेमिनिस्ट बिलीव दैट विमेन इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशन but only to represented culture, like we considered as a nation as our mother. We represent women in a traditional culture like bindi ornaments, but nation not value women like they valued men. In this tradition women are keepers of national culture and family tradition. देखिए जो फेमिनिस्ट है ना वो ये मानती है कि हम नेशन के लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट किस लिए, क्योंकि हम अपने नेशन को अपनी माँ मानते हैं, अपनी मदर मानते हैं, और मदर विमेन में एक फीमेल कैटेगरी में आती है, तो ठीक है नेशन रिस्पेक्ट कर रहा है मदर की यानी अपनी माँ की। तो जब भी बात आती है ना विमेन्स को रिप्रेजेंट करने की, तो ये फेमिनिस्ट का ये आर्ग्यू है कि विमेन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बिंदी, साड़ी, गहने, ज्वेलरी, है ना, और मतलब जूड़ा उड़ा बना के साड़ी वाड़ी पहन के, ऐसे सब एक विमेन को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब भी इनको अपना ट्रेडिशनल कल्चर दिखाना होता है। बट जब भी इनको अपना कुछ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी दिखानी होती है, स्टेट दिखाना होता है कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये मेन को आगे कर देते हैं, और जब कल्चर दिखाना होता है जब विमेन को आगे कर देते हैं। इन दिस ट्रेडिशन विमेन आर कीपर। इनका मानना है कि एक नेशन के लिए विमेन सिर्फ कीपर्स होती हैं कल्चर की और फैमिली ट्रेडिशंस की। तो फेमिनिस्ट बात करती है पेट्रियार्की की, कि हमारा जो समाज है वो पेट्रियार्कल समाज है, यहाँ पे मेंस की ज्यादा चलती है, जो मेन होते हैं वो डोमिनेट करते हैं विमेन्स को, नेशनल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, राइट एन एस ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो हम बहुत पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण, ठीक है, चीजों का आदान प्रदान, क्रॉस बॉर्डर और यहाँ से वहां दूसरे देशों में चीजें जाना, ये सब। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन का जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इज अ ग्लोबली फिनोमेना एज इट इज स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है इसलिए ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। इट इज अ शेयरिंग ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर, पॉपुलेशन, ट्रेड, गुड, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। हर एक चीज, चाहे वो इकोनॉमी हो, कल्चर हो, पॉपुलेशन हो, ट्रेड हो, गुड सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, इन सारी चीजों के आदान प्रदान को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 5 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट है सोशल ग्लोबलाइजेशन। सोशल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस that transcend national boundaries. It gives us a view of diverse society on a global scale. देखो ये कह रहे हैं सोशल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, कल्चर, कस्टम, इन सब का एक दूसरे के जो नेशनल बाउंड्रीज है उनको क्रॉस करना। मतलब ये एक तरीके से व्यू देता है डाइवर्सिटी का। इतने में हम देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं नहीं देखती हूँ, आप लोग देखते हैं, मतलब जो भी रील्स वगैरह देखता है तो वहां पे दिखाते हैं ना कि बहुत मतलब अलग अलग देश के जो भी लोग हैं वो अपनी फोटोज डाल रहे हैं, अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सोशल ग्लोबलाइजेशन ही तो है कि आप एक जगह पे बैठे बैठे लोगों के बारे में इतना कुछ जान पा रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी को समझ पा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल कुजिन्स हैं जैसे कि सुशी और पिज्जा, जो कि बाहर का प्रेफरेबल फूड है, बट अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा खाया जाता है। अब क्या पुराने टाइम से खाया जाता है। तो ये कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन से तो आया। ऐसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ नेशनल इकोनॉमीज थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो। हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, तो हम बात करते हैं देशों के बीच में बढ़ती इंटरडिपेंडेंसीज के बारे में। पता है क्या, आज के टाइम पे ना बहुत सारे जो देश है ना वो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं नेशनल इकोनॉमीज के बारे में। कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इट बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। सेकेंड है जो कंज्यूमर्स है ना उनको डाइवर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाते हैं, है ना। अगर हम किसी शॉप पे जाएंगे, हमें कोई चीज पसंद आ गई बट हमें उसमें कुछ कलर या डिजाइन अलग चाहिए, तो और शॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो हम जल्दी से Amazon या फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे, वहां पे हमें कलर्स भी मिलेंगे, ऑप्शंस भी मिलेंगे, साइज भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी ना। तो कंज्यूमर्स को बहुत डाइवर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है लोकल बिजनेस गेट एक्सेस टू इंटरनेशनल कंज्यूमर्स। जो लोकल बिजनेस है लोगों का, उनको इंटरनेशनल कंज्यूमर्स मिल जाते हैं, दूर दूर से उनके ऑर्डर आने लगते हैं। तो ये थे प्रॉस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के। अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं, जो कि है वेल्थ इनइक्वालिटी। दूसरा है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। बेसिकली जो वेस्ट का कल्चर है उसको माना जाता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन में, क्योंकि जो वेस्ट का कल्चर है वो आजकल ज्यादा डोमिनेट कर रहा है सोसाइटीज में। जैसे कि हम कपड़ों की बात कर ले तो सूट को प्रेफर, साड़ी को प्रेफर ना करके वेस्टर्न ड्रेसेस को, जीन्स को प्रेफर किया जाता है ना। साग रोटी सब्जी को ना प्रेफर करके कुछ लोग पिज्जा और मोमोज और चिली पोटैटो चाउमीन इन सबको प्रेफर करते हैं। पूजा खुद करने की बजाय, पूजा में मतलब अगर आप पूजा करते हैं तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आरती नहीं गाते हैं, जो क्या करते हैं सिस्टम में चला देते हैं और यूट्यूब से कनेक्ट करके आरती चल रही है बस खड़े होके क्लैपिंग करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये सारा वेस्टर्न कल्चर ही तो है जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इसके इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या फिर सोशल ग्लोबलाइजेशन के कुछ कॉन्स भी हैं। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखो सोशल और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एक जैसा ही है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इज द स्प्रेड ऑफ कल्चर कस्टम आइडियाज। इसमें स्प्रेड होता है कल्चर का, कस्टम का, आइडियाज का। जैसे कि मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनलाइजेशन में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा था जब मैकडोनल्ड्स इतना ज्यादा चल गया था कि लोग और कुछ खाते ही नहीं थे, आधी आधी रात को भी मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर की डिमांड करा करते थे। तो कल्चर ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं मैकडोनलाइजेशन, फैशन, कल्चर, स्प्रेड ऑफ फूड्स एंड डिशेस। कुछ कौन से, जैसे कि इरोजन ऑफ लोकल कल्चर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखो कल्चर ग्लोबलाइजेशन की अच्छी बात यह है कि लोग एक दूसरे के कल्चर को जान रहे हैं, डाइवर्सिटी को जान रहे हैं, लोगों में यूनिटी आ रही है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं कि जो लोकल कल्चर है ना वो लोगों का खत्म होता जा रहा है, ठीक है। और सेकेंड है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जब कल्चर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं मल्टीकल्चरिज्म से, लेकिन जब इतने सारे कल्चर एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में कुछ क्लैश भी तो होगा, कुछ लड़ाइयां, युद्ध भी तो होंगे कि नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो ये इसके कॉन्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, कहाँ गया, टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ, देखो टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की ग्लोबल स्केल पे क्या होना, आदान प्रदान होना, स्प्रेड होना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। एग्जाम्पल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री शेयर इंफॉर्मेशन, एंगेज ग्लोबल कन्वर्सेशंस। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें क्या हो रहा है, जो मैंने बताया था ना पहले अभी, कि लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज से। इससे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो बढ़ रहा है। और जो ई कॉमर्स जाइंट्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और का मतलब टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा है, आप यहाँ पे बैठे बैठे टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने फोन का या सिस्टम का यूज करके दूसरे देश में से कोई भी चीज पहुंचा सकते हो। यहाँ तक कि पहले तो लोग लाइन में जाके लगते थे, तब टिकट लिया करते थे ट्रेन की, बसेस की। अब क्या चाहिए, घर पे बैठे बैठे जाने से पहले 2 मिनट में कैब बुक करो, आप 5 मिनट में आपके घर के बाहर आ जाती है। ट्रेन की टिकट करनी है, बस की टिकट करनी है, आपको जाना ही नहीं, आप घर से बैठे बैठे कर सकते हो। तो कितना सब टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ने इजी बना दिया है। लास्ट है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन इज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड
पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। कुछ फीचर्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फीचर्स देखते हैं। द राइज ऑफ फ्री ट्रेड, द राइज ऑफ एमएनसी, द राइज ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। देखो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि IMF और WTO, UN ये सब बनाई गई हैं हर कंट्री के लिए, हर कंट्री के फायदे के लिए। तो इससे पॉलिटिक्स मजबूत होती है क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जैसे कि अभी G20 समिट हुआ था ना, ऐसे। डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ पावर एट द नेशनल नेशन स्टेट लेवल, लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड डिक्रीज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो एक सोवरेनिटी है ना एक स्टेट की या एक नेशन की, वो कहीं ना कहीं से हार्म हुई है। जब कोई बाहर की बहुत बड़ी कंपनी आपके देश के अंदर चल रही है ना, तो वहां पे आप सिर्फ अपनी नहीं चला सकते, आपको उस कंट्री की भी, जिस कंट्री की वो है, अगर आप उसके साथ कुछ भी करते हैं तो वो जो कंट्री है और वो जो कंपनी है वो फिर एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टेट है उसके पास जो पूरी सोवरन पावर थी कि वो कुछ भी कर सकता है, पॉलिसी बना सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ अपने लेवल पे बिना किसी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर के, यहाँ पे अब उसको बाकी भी टर्म्स कंडीशंस माननी पड़ती है। पार्ट 1 होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। पार्ट 2 आपका या तो आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए।